जय हिंद दोस्तों, मैं सुधांशु कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनियन 10th में। और आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और इसके आगे जितने भी क्वेश्चन है उसको करके, ठीक है, प्रश्नावली 1.2 को इस वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अगली वीडियो में हम प्रश्नावली 1.3 को शुरू करेंगे। ठीक है, तो 1.2 में क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है, निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इससे पहले आपने दो संख्या का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है सीखा। जैसे दो संख्या का निकाला जाता है वैसे ही तीन संख्या का निकाला जाता है। देखते हैं कैसे। क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है 12, 15 और 21 का एचसीएफ एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो पहले 12 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से 6 बार में चल जाएगा, 2 से 3 बार में चल जाएगा। फिर 15 से, फिर 3 से 1 बार में चल जाएगा, तो वो लगाने की ज़रूरत नहीं है, 3 से 1 बार में चल जाएगा। फिर इसको 3 से 5 बार में लगा देंगे, फिर 5 से 1 बार में लगा देंगे। फिर ये 21 आएगा। ठीक है, 21 को हम 2 से 7 बार में लगा देंगे, फिर 7 एकम 7 लगा देंगे। एचसीएफ निकालने के लिए या एलसीएम निकालने के लिए सबको पहले एक बार अरेंज कर लो। ठीक है, जैसे 12 है तो 12 का अभाज्य गुणनखंड ये 2 बार आया तो इसको 2 की पावर 2 लिख देना। ठीक है, फिर ये 3 एक बार आया तो 3 लिख देना। ठीक है, फिर आप 1 को लिखो चाहे नहीं लिखो, छोड़ देना, 1 को छोड़ ही दो। ठीक है, ये 3 को 3 रहने दो। फिर आपका 15 तो 15 को, ठीक है, 3 गुना 5 लिख देना। ठीक है, 3 गुना 5 आया। फिर 21 है तो 21 को क्या लिख देना, 3 गुना 7 लिख देना। ठीक है, एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, जो तीनों में कॉमन हो। जैसे 2 है, 2 इस दोनों में है ही नहीं तो इस पर चर्चा ही नहीं होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 की मात्र 1 पावर है, यहाँ पर भी 3 की मात्र 1 पावर है, यहाँ पर भी 3 की मात्र 1 पावर है, यानी कि 3 की 1 पावर जो है वो तीनों में है। यानी कि 3 की जोड़ी तीनों में लगनी चाहिए। जोड़ी लगने का क्या मतलब हुआ, 3 यहाँ भी हो, 3 यहाँ भी हो, 3 यहाँ पर भी हो, तो ये तीनों क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो 3 हम बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद 5 यहाँ पर है। ठीक है, लेकिन 5 इस दोनों में ही नहीं तो बात ही खत्म, इसकी चर्चा ही नहीं करनी। 7 यहाँ पर है, इस दोनों में ही नहीं तो इसकी भी चर्चा ही नहीं करनी। तो हो गया संख्या अभाज्य गुणनखंड खत्म ही हो गया। एक 3 का जोड़ा लगा था तो 3 को ले लिए, तो जो एचसीएफ हो जाएगा वो केवल 3 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब एलसीएम निकालने की बात होती है तो जोड़ा फोड़ा नहीं देखते। 2 है बस, 2 मैक्सिमम कितनी बार आया है, जैसे यहाँ पर तो 2 बार आया है, यहाँ पर 0 बार है, यहाँ पर 0 बार, तो मैक्सिमम 2 बार आया है यहाँ पर, तो 2 की पावर 2 ले लेते हैं। ठीक है, 3 है, यहाँ पर 1 बार, यहाँ पर भी 1 बार, यहाँ पर भी 1 बार, यानी कि मैक्सिमम 1 बार आया है तो इनकी पावर 1 ले लिए। 5 मैक्सिमम 1 बार आया है तो 1 बार ले लिए, और 7 मैक्सिमम 1 बार आया है तो 7 ले लिए। यही हो जाता है एलसीएम। 2 की पावर 4, 4 हो जाएगा, 3 गुना 5 गुना 7 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 तिया 12 25 60। ठीक है, ये 4 तिया 12 25 60 गुना 7 तो 7 छक 42, यानी कि 420 जो हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो एचसीएफ निकाले तो आपका 3 आ गया और एलसीएम निकाले तो आपका 420 आ गया। अब ये सही है कि नहीं है, आप 3 गुना 420 कर लेना। 3 गुना 420 करने पर जो आएगा वही आपको 12 गुना 15 गुना 21 करने पर आएगा, क्योंकि दी गई संख्याओं का गुणनफल दी गई संख्याओं के एचसीएफ दी गई संख्याओं के एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, ये चीज़ आप जांच कर लेना। चूँकि यहाँ पर जांच करने के लिए बोला नहीं है तो व्यर्थ में आपका समय जाएगा। अगर आपको करने की इच्छा हुई तो आप 3 गुना 420 करना, वही संख्या आएगा जितना 12 गुना 15 गुना 21 करने पर आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसके लिए न्यू टैब ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 2 में कौन कौन सी संख्या दी हुई है तो देखो तो 17, 23 और 29। ठीक है, तो 17, ठीक है, 23 और 29 दिया हुआ है। तो पहले 17 का हम क्या कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर गुणनखंड लेते हैं तो 17 कम 17। ठीक है, तो 17 जो होगा 17 कम 17, 17 किसी और से लगना ही नहीं है। 17 क्या है, एक अभाज्य संख्या, तो 17 को 17 गुना 1 लिख सकते हैं। ठीक है, 23 को क्या लिख सकते हैं, 23 को हम लोग 23 गुना 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 23 को यहाँ पर हम 23 गुना 1 लिख सकते हैं। ठीक है, और 29 भी एक अभाज्य संख्या है, ये सब आपको मालूम ही होगा। तो 29 एकम 1। ठीक है, तो 29 को हम लोग 29 गुना 1 लिख सकते हैं। अब ध्यान दो, ठीक है, जब एचसीएफ निकालने की बात होती है तो वो संख्या लेते हैं जो तीनों में कॉमन हो। तीनों में क्या कॉमन नज़र आ रहा है, केवल एक कॉमन नज़र आ रहा है, तो एक जो हो जाएगा इसका एचसीएफ हो जाएगा। और कुछ कॉमन आ रहा है, 17 यहाँ पर है, यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ पर क्या है, ये 23 है, 23 इस दोनों जगह है ही नहीं, यहाँ 29 है, 29 कहीं है ही नहीं। ठीक है, तो कुछ कॉमन आए हैं नहीं, तो एचसीएफ 1 हो जाएगा केवल। एलसीएम में कॉमन वोमन नहीं देखते हैं, देखते आया तो है, बस मैक्सिमम कितनी बार आई है ये देखते हैं। जैसे यहाँ पर 17 एक बार आया है, यहाँ पर 1 को बार नहीं आया, यहाँ पर भी 1 को बार नहीं आया, तो मैक्सिमम 1 बार आया है तो 1 बार ले लेते हैं। ठीक है, जैसे 23 है, मैक्सिमम ये 23 है, मैक्सिमम 1 बार इसी जगह पर आया है, और ये 29 मैक्सिमम 1 बार इसी जगह पर आया है। तो जो एलसीएम होगा वो 17 गुना 23 गुना 29 होगा। ठीक है, अगर आप गुना करने की बात करते हैं तो यहाँ पर हम गुना कर लेते हैं। ठीक है, 29 गुना 23 कर लेते हैं, तो 9 तिया 27 के साथ हाथ में 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 9 दूना 18 और 3 दूना 6। ठीक है, तो 18 6 24, 2 26 के 6, हाथ से 2 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 2 6 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 667। ठीक है, तो 23 गुना 29 करने पर आया 667, तो ये 17 गुना 667 हो जाएगा। फिर आप 17 गुना 7 कर लो। ठीक है,
तो 17 पचे 85, 17 छके 102, 17 सत्ते 119 का 9, हासिल में 11, ठीक है। लास्ट ध्यान दो 119 हुआ ना, तो लास्ट का केवल इकाई अंक रखना है, हासिल 11, 17 छके 102, फिर उसमें 11 जोड़ देना, तो ये 113 हो जाएगा, 113 का 3 लिखना, हासिल में 11, 17 छके 102, उसमें 11 जोड़ देना, तो ये 113 हो जाएगा, ठीक है। यानी जो एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, वो आ जाएगा 113 39, और जो एचसीएफ आ जाएगा वो आ जाएगा 1, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। ये जो दी गई संख्या थी 17 23 29, उसका एचसीएफ 1 हो जाएगा और एलसीएम 11,339 हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट हो गया। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत सिंपल है, 8 9 और 25, ठीक है। तो 8 है, 9 है और 25 है, ठीक है। तो ये तो सिंपल है। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 से भाग देंगे 4 बार में, फिर 2 से लगाएंगे 2 बार में, ठीक है। यानी कि 8 को 2 गुना 2 गुना 2 यानी कि 2 का क्यू लिख सकते हैं, ठीक है। फिर 9 है, तो 9 को 3 से भाग दिए 3 बार में, फिर 3 से लगा 1 बार में, यानी कि 9 को 3 गुना 3 यानी कि 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर जो 25 है, ठीक है, 25 के लिए 5 से भाग दिए 5 बार में 25, फिर 5 एकम 5 यानी कि 25 को 5 गुना 5 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान दो, इस सब के गुना में 1 तो छिपा ही रहता है, ठीक है। 1 तो हम गुना में 1 लिख दिए। एचसीएफ क्या होगा, जो सब में कॉमन हो। यहाँ पर 2 का क्यू है, 2 इस दोनों जगह ही नहीं, तो इस पर चर्चा ही नहीं करनी, क्योंकि जब तीनों जगह, चूँकि 2 संख्या का एचसीएफ निकालना होता है तो 2 जगह देखते थे, 3 संख्या का निकालना है तो तीनों जगह होना चाहिए कॉमन, तभी एचसीएफ बात बनेगी, नहीं तो बात नहीं बनेगी। चूँकि यहाँ पर 2 था, पहले पावर छोड़ो, 2 है, 2 यहाँ पर है नहीं है, यहाँ पर है नहीं है, अगर यहाँ एक जगह भी नहीं है ना तो इस पर बात नहीं करनी। जैसे 2 यहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है, यहाँ पर नहीं होता है, तो इस पर बात ही नहीं करनी, तीनों में होना चाहिए, तभी हम कॉमन लेने की बात करेंगे। और कॉमन क्या लेंगे, जो मिनिमम पावर होगा वो कॉमन लेंगे। जैसे एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो एक को आगे आपका एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम जब निकालने की बात होती है तो कॉमन नहीं देखते, बस देखते हैं कि संख्या है और मैक्सिमम कितनी पावर आई है। जैसे यहाँ पर 2 की पावर 3 आई है, यहाँ पर नहीं है तो 2 की पावर 0 है, यहाँ पर नहीं है तो 2 की पावर 0, तो मैक्सिमम पावर 2 का पावर 3 आया है, तो एलसीएम में 2 का पावर 3 हो होगा। 3 का स्क्वायर केवल एक बार आया है तो 3 का स्क्वायर भी यूज होगा। 5 की पावर 5 आया तो 5 की पावर 5 नहीं, 5 का स्क्वायर है, ठीक है, 5 का स्क्वायर यूज होगा। और एक गुना में है तो एक आप लिख ही दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। 2 का क्यूब करोगे तो 8, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, ठीक है। 25 अट्ठे करो तो 25 अट्ठे 200 होता है, शॉर्टकट गुना और गुना 9, ठीक है। फिर 9 दूना ये 1800 और ये डबल 0 बच जाएगा, यानी कि एलसीएम जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1800, और जो एचसीएफ हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1 समझ में आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 था ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि एचसीएफ 306,657, यानी ये कहना चाह रहा है कि ये जो 306 और 657 है इसका एचसीएफ 9 है, तो हमें इसका एलसीएम ज्ञात करनी है। ये हम कैसे करेंगे, ठीक है, ये करेंगे फॉर्मूला से, जो हम आपको फॉर्मूला बताए थे, ठीक है। पहले जो दिया है वो लिख देते हैं, ठीक है। दिया है आपका एचसीएफ ऑफ, ठीक है, 306 गुना 657, ठीक है, बराबर में 9, ठीक है। यानी कि ये 306 और 657 ये दो संख्या दी हुई है, ठीक है। यानी कि माना ए बराबर में 306, ठीक है, तथा बी बराबर में 657, ठीक है। ऐसे ये मानने की जरूरत नहीं, इसको ऐसे ही रख लेना, बस ये समझ लो कि 306 और 657 का एचसीएफ दिया हुआ है, यानी कि ये दोनों संख्या है, तो हमें उसका एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देने कि हम जानते हैं कि वी नो डैट, ठीक है। कोई इंग्लिश वाला होगा तो लिख लेना, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि एचसीएफ ऑफ ए कोमा बी, ठीक है, इंटू एलसीएम ऑफ ए कोमा बी, ठीक है, बराबर में ए कोमा बी, ए इंटू बी, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ए और बी दर्शा दो, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर लिख देना माना, ठीक है, ए बराबर में 306, ठीक है, एंड बी बराबर में 657, ठीक है। तो आपको ए और बी अगर नहीं मानना है तो यहाँ पर लिखना है कि हम जानते हैं कि संख्याओं का गुणनफल, ये जहाँ हम एक गुना भी लिखे यहाँ लिखना संख्याओं का गुणनफल बराबर, ठीक है, एलसीएम, ठीक है, दी गई संख्याओं का इंटू एचसीएफ दी गई संख्याओं का बराबर दी गई संख्याओं का गुणनफल। इस तरीके से लिख लेना, या तो मान लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 100 में पूरे मार्क्स मिलेंगे। ए गुना बी बराबर एचसीएफ ऑफ ए गुना बी और एलसीएम ऑफ ए गुना बी। अब ए हम किसको माने हैं, ठीक है, ए माने हैं 306 को, तो ए की जगह 306 रहने दो। बी माने 657 को, तो बी की जगह 657 रहने दो। हमको एलसीएम निकालना है किसका, ठीक है, 300, ए की जगह 306 और बी की जगह 657, ठीक है, बराबर में ए कितना 306 और बी कितना 657, ठीक है। ध्यान दो, एचसीएफ ऑफ 306 गुना 657 करेंगे तो 9 आएगा, ठीक है। एलसीएम ऑफ 306 और 57 हमको निकालना है, ठीक है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं 306 और 657, और बराबर में ये 306 गुना 657 हो गया, ठीक है। 9 का इधर कुछ काम नहीं है तो उस पर भेज दो, ठीक है। तो ये एलसीएम ऑफ 306, ठीक है, कोमा में 657,
ठीक है, बराबर में इधर में 306, ठीक है, गुना में 657 बटा में 9 आ जाएगा। 9 से इसको काटो तो 9 सत्ती 63, 9 तिया 27, ठीक है, यानी कि देखें कि एलसीएम ऑफ, ठीक है, एलसीएम ऑफ 306 कोमा में 657 जो आया है, ठीक है, वो 306 गुना में 73 के बराबर आया है, ठीक है, 306 गुना 73, ठीक है। अब 306 गुना तुम 73 कैसे करोगे, तो 306 गुना 73 करने का शॉर्टकट है, पहले तुम 73 को 6 से गुना कर लो, ठीक है, तो 73 छके तुम्हारा हो जाएगा 7 छके 42, 420 और 36 18, तो 420 और 18 करोगे, ठीक है, ध्यान दो 420 और 36 18 यानी कि 438, ठीक है, क्या आ जाएगा 438 आ जाएगा। जब ये तुम 73 को पहले अंक से गुना करो तो 73 गुना 6 करोगे तो 438, 438 का 8 लिख लेना, हासिल हो जाएगा 43। फिर 73 को 0 से गुना करोगे तो 0, फिर 0 प्लस 43 करोगे तो 43 का 3 लिख लेना, हासिल आ जाएगा 4, ठीक है। फिर 73 को 3 से गुना करो तो 210 और 3 तिया 9 यानी कि 219, और 219 में जब 4 जोड़ोगे तो 19 4 हो जाता है 23, यानी कि ये हो जाएगा 223, ठीक है, यानी कि एलसीएम ऑफ, ठीक है, 306 कोमा में 657 जो आता है, ठीक है, वो आता है 223 38, ठीक है, 223 38, यही हो जाएगा आपका ANS आंसर, ठीक है। चाहो तो आप कैलकुलेटर से गुना कर देना, यही आएगा, ठीक है, ये वैदिक मैथ का कमाल है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना, 223 गुना 223 38 ही आएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 जो था आपका कंप्लीट हो गया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही ईजी है। जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n 0 पर समाप्त होगी कि नहीं होगी, ठीक है, जैसा उदाहरण था वैसा ये है। फिर से एक बार रिवीजन करा देता हूँ। 6 की पावर n, ठीक है, जब 6 की पावर n करेंगे, 6 की पावर n करेंगे तो इस पावर करने पर जो भी आएगा उसका अंतिम अंक 0 तभी होगा जब 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 यानी कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि हम जानते हैं कि हम यहाँ पर या तो पहले ये लिख देना, ठीक है, कि 6 का अभाज्य गुणनखंड, 6 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, 2 गुना 3, ठीक है, 2 गुना 3, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 है। जब 6 का अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 2 गुना 3 यानी कि 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 के रूप का है, ठीक है, रूप का है, ठीक है। यहाँ फिर अब लिखना कि हम जानते हैं कि, चूँकि हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं कि किसी संख्या की घात, ठीक है, किसी संख्या की घात, ठीक है, 0 पर तब समाप्त होती है, ठीक है, 0 पे कब समाप्त होती है, 0 पे तब समाप्त होती है, ठीक है, तब समाप्त होती है, ठीक है, जब संख्या का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, जब संख्या का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n यानी कि 2 और 5 होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए, के रूप का हो, ठीक है, के रूप का हो, ठीक है। अब ध्यान दो, अभाज्य गुणनखंड जो है वो 2 और 5, अभाज्य गुणनखंड में 2 भी होना चाहिए 5 भी होना चाहिए, लेकिन जब 6 का अभाज्य गुणनखंड किए, ठीक है, 6 का अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 तो मिला लेकिन 5 मिला ही नहीं। अगर 2 और 5 दोनों नहीं है तो जो अंक होता है वो 0 पे समाप्त नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे इसलिए 6 की पावर n का अंतिम अंक 0 पे समाप्त नहीं होगा। 6 की पावर n का अंतिम अंक, इसका देखो, इसका अभाज्य गुणनखंड हम पहले ही दर्शा दिए तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड नहीं दर्शाएंगे। अगर आप पहले इसको लिखते हो तो फिर इस लाइन को लिखना, फिर इस लाइन को लिखना, अगर पहले इस लाइन को लिख देते हो तो फिर इसको लिखना, फिर इसको लिखना, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मन तैसे लिख सकते हो। तो 6 की पावर n का अंतिम अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा, ठीक है, समाप्त, ठीक है, नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है कि व्याख्या कीजिए कि ये जो संख्या दी हुई है, ठीक है, और ये जो संख्या दी हुई है ये भाज्य संख्या क्यों है। भाज्य संख्या वही होती है जिसमें एक और उस संख्या के अलावा कोई और फैक्टर आ जाए तो वो भाज्य है, वरना वो भाज्य नहीं है, ये चीज़ आपको मालूम है। तो पहले हम मान लेते हैं कि माना a बराबर, ठीक है, a बराबर मान लेते हैं 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। तो पहले इसको दर्शा देते हैं कि ये भाज्य क्यों है, फिर इसको दर्शा देंगे कि ये भाज्य क्यों है। तो जब 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 की है, ठीक है, तो इसमें आपको एक चीज़ नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर भी 13 है, यहाँ पर भी 13 है, ठीक है। तो जब ध्यान दो कॉमन कहाँ था, ऐसा नहीं होगा कि इस गुना वाले से 13 कॉमन आ जाएगा और 7 गुना 11 बचेगा, नहीं। कॉमन तब आता है जब प्लस और माइनस में 2 टर्म बने, प्लस के कारण ये एक टर्म बना, ये एक टर्म बना, तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा। तो 13 जब कॉमन लोगे तो यहाँ से 13 कॉमन लोगे तो केवल 7 गुना 11 बचेगा, फिर प्लस है तो प्लस, और 13 से तो एवं कॉमन लिए तो 1 बचेगा। ये 13 आ गया, 7 गुना 11 किए तो 77 और ये प्लस में 1, ठीक है, 77 1 हो जाता है 78, ठीक है।
है। अब ध्यान दो, 13 खुद एक अभाज्य संख्या है। अब ये मत करना कोई बेवकूफ़ी कि पहले 13 गुना 78 कर लेना फिर उसका अभाज्य गुणनखंड करना। 13 खुद एक अभाज्य संख्या है तो 13 को 13 ही रहने देना। चूंकि 78 एक भाज्य संख्या है तो इसका पहले अभाज्य गुणनखंड कर लो। अभाज्य गुणनखंड इसलिए कर लो ताकि इसका प्राइम फैक्टर पता चल जाए, ठीक है। भाज्य संख्या वो होती है जिसका 2 से अधिक प्राइम फैक्टर होता है, और अभाज्य संख्या वो होती है जिसका केवल 2 प्राइम फैक्टर होता है। यानी एग्जैक्ट 2 प्राइम फैक्टर है तो अभाज्य संख्या है, और 2 से अधिक प्राइम फैक्टर है तो भाज्य संख्या है, ठीक है। तो 78 का जब तुम अभाज्य गुणनखंड करोगे, ठीक है, तो 2 से लगाओगे तुम 40 बार में, और 3 से लगाओगे 13 बार में। यानी इसको तुम 13 गुना 2 गुना 3 गुना 13 लिख सकते हो, ठीक है। यानी कि 2 गुना 3 गुना 13 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया आपका, ठीक है, दी गई संख्या, जो संख्या दी हुई थी, ठीक है, ये जो संख्या दी हुई थी इसका अभाज्य गुणनखंड ये हो गया। लास्ट में लिख देना कि चूंकि संख्या के अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुण, यहाँ लिखना कि चूंकि संख्या के गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की नहीं, गुणनखंडों की संख्या, ठीक है, 2 से अधिक है इसलिए संख्या भाज्य। पूछ रहा है ना कि संख्या भाज्य क्यों है, तो संख्या भाज्य इसलिए है क्योंकि इसके गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक है, ठीक है। अगर मान लो कोई संख्या 7 रहता तो इसका जब हम गुणनखंड करते हैं, ठीक है, तो 7 और 1, तो केवल 7 और 1 2 गुणनखंड आता। तो जब केवल 2 गुणनखंड आता तो वह अभाज्य संख्या होता, लेकिन 2 से अधिक गुणनखंड आया है इसलिए वो भाज्य संख्या होगा, ठीक है। यहाँ पर लिख देना कि चूंकि संख्या के ठीक है 2 से अधिक गुणनखंड है, 2 से अधिक, ठीक है, क्या है, गुणनखंड है, ठीक है, 2 से अधिक गुणनखंड है, ठीक है, इसलिए संख्या भाज्य है। इसलिए संख्या ए जो है, चूंकि ये जो पूरी संख्या थी, ठीक है, ये जो पूरी संख्या थी इसको हम क्या दर्शाए हुए, ए दर्शाए हुए, इसलिए संख्या क्या होगी, ए संख्या भाज्य है, ठीक है। इसी तरीके से आपको दूसरा करना है, ठीक है। इसके लिए दूसरा टैब ले लेते हैं, ठीक है, तथा मान लेते हैं माना b बराबर, ठीक है, दूसरी संख्या को b से दर्शा देते हैं। 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, यानी ये 7 गुना 6 गुना, ठीक है, 5 गुना 4 गुना, ठीक है, 3 गुना 2 गुना 1 है, ठीक है, और फिर प्लस में कितना है, 5 है, तो प्लस में 5 है, ठीक है। तो 5 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा 7 गुना 6 गुना 5 कॉमन ले लिए तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ठीक है, और प्लस में 1, 5 से 5 कॉमन ले लिए तो 1 बचेगा। ये तुम्हारा आ जाएगा 7 छक 42, 4 तिया 12 दूनी 24, ठीक है, प्लस में 1, ठीक है। अब इसको गुना कर लो तो ये 24 दूना 48 के 8, हासिल में 4 बचेगा। 24 चौक करोगे तो 96, 96 4 करोगे तो 100, प्लस में 1 बचेगा, ठीक है। ये 5 गुना 1009 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दो, ठीक है, 5 गुना कितना हो जाएगा, 1009 हो जाएगा, ठीक है, 5 गुना 1009 हो जाएगा। अब ये भाज्य संख्या क्यों है, ठीक है, ये भाज्य संख्या क्यों है, ये भाज्य संख्या इसलिए था क्योंकि इसका 2 से अधिक फैक्टर हमको नज़र आ रहा था। यहाँ पर तो फैक्टर 2 ही आया है, एक तो 5 आया है, एक 1009 आया है। लेकिन अगर एक चीज़ ध्यान दो, ठीक है, 1009 क्या खुद एक भाज्य संख्या है, तो मेरे ख्याल से 1009 खुद एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो ये भाज्य संख्या इसीलिए है क्योंकि इसका प्राइम फैक्टर 1 और स्वयं संख्या के अलावा और कुछ है, ठीक है। जैसे ये संख्या कितना होती, ये संख्या अगर हम देखें तो अगर तुम 5 गुना 1009 करो, ठीक है, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 9 पचे 45, 4 0 5, 5045। फिर 5045 का ये संख्या हो गया, ठीक है। ये जो पूरी संख्या लिखी हुई थी ये, ठीक है, इसका जब गुना करके इसको जोड़ोगे, ये सब को गुना करके फिर इसमें जब 5 जोड़ोगे तो 5045 आ जाएगा। यानी एक्जैक्ट जो संख्या है b वो हमारा कितना है, 5045 है। अब संख्या अभाज्य तब होता है जब इसका गुणनखंड 1 और 5045 होता है, इसके अलावा कुछ नहीं। जब हम अभाज्य संख्या के गुणनखंड की बात करते हैं तो अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड, ध्यान दो, अभाज्य के 2 गुणनखंड होते हैं, और 2 गुणनखंड कौन होते हैं, सबको मालूम होता है, एक होते हैं और वो संख्या खुद होती है। तो 5045 अगर एक अभाज्य संख्या होती तो इसका गुणनखंड 1 और 5045 खुद होता है, इसके अलावा खुद नहीं होता। लेकिन जब इसका हम गुणनखंड करते हैं तो ये आता है 5 गुना 1009, ठीक है, ये आता है 5 गुना 1009, यानी इसका गुणनखंड 1 और स्वयं के अलावा दूसरा कुछ है, इसलिए ये एक भाज्य संख्या है, ठीक है। लिख देना कि अतः, ठीक है, संख्या b का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, संख्या b का जो है अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, संख्या b का जो है अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड जो है, ठीक है, वो 1 एवं, ठीक है, 1 एवं स्वयं के अलावा, स्वयं के, ठीक है, अलावा, ठीक है, कुछ और है, कुछ और है, ठीक है, इसलिए संख्या भी भाज्य संख्या, इसलिए संख्या भी क्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है, संख्या भी जो है भाज्य संख्या है, ठीक है। डेट्स इट, हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट, ठीक है। इसी वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 को
तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है, ठीक है, उसको हम होल्ड कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम लोग अगली वीडियो में देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 तक ही हम इस वीडियो में रहने देते हैं। हमारे पास टाइम अभी है कुछ मिनट, ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 6 को भी 7 को भी कंप्लीट कर लेते हैं और इसके साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। जैसे सब क्वेश्चन नंबर 7 करा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है, इस तरीके से एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। यानी इस तरीके से एक मैदान है, ठीक है, यहाँ से चक्कर शुरू करती है सोनिया, तो एक राउंड पूरा करती है 18 मिनट में, और रवि शुरू करता है तो एक राउंड पूरा कर लेता है 12 मिनट में। फिर सोनिया 18 मिनट 36 मिनट के बाद ये दूसरा चक्कर पूरा करेगी, तो ये 24 मिनट के बाद दूसरा चक्कर पूरा करेगी। यानी कि रवि जो होगा वो 24वां मिनट पे, और ये जो होगी सोनिया वो 36वां मिनट पे 7 होगा, ठीक है, ठीक है। तो जब तक सोनिया 36वां मिनट पे आएगी, ठीक है, दूसरे चक्कर पे, तब तक रवि एक और चक्कर लगा के पहुंच चुका होगा, तीसरा चक्कर, ठीक है। ये मेरा बात समझना, आगे पता चलेगा। जब इसी मैदान का रवि 12 मिनट चक्कर लगाता, मान लीजिए दोनों वो एक ही स्थान से, यानी कि एक ही जगह से और एक ही समय पे चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में, तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ध्यान दो, इस प्रकार का जो भी सवाल आता है ना कि पुनः कितने समय बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, इसमें सिर्फ 12 और 18 का एलसीएम निकाला जाता है। क्यों निकाला जाता है, डिटेल में समझो। जैसे मान लो ये एक ग्राउंड है, ठीक है, इस तरीके से मान लो, ठीक है, ये एक ग्राउंड है, ठीक है, ये एक ग्राउंड है, ये इस तरह का से मैदान है, ठीक है, इसको अच्छे से बना लेते हैं, ठीक है, इससे बना लेते हैं, ठीक है। मान लो ये क्या है, एक, ठीक है, वृत्ताकार पथ है। अब जैसे सोनिया ने चक्कर शुरू किया और रवि ने भी शुरू किया, तो रवि तो 12 मिनट में ही आ जाएगा यहाँ पर वापस, रवि 12 मिनट में ही वापस आ जाएगा, लेकिन सोनिया तो 18 मिनट लगेगा, ठीक है, तो सोनिया 18 मिनट में वापस आएगी। जब तक सोनिया 18 मिनट में यहाँ इस पॉइंट पर पहुँचेगी, चूँकि रवि 12 मिनट में आ चुका है, सोनिया अभी भी 6 मिनट बाद आएगी, ठीक है, ये इधर कहीं मैदान में कहीं होगी, 6 मिनट बाद इस पॉइंट पर पहुंचेगी, तो रवि तब तक तो आगे चल गया होगा, तो रवि फिर आगे चल गया होगा, और सोनिया 18 मिनट पे पहुंच चुकी होगी, फिर सोनिया आगे चली होगी, फिर रवि 12 मिनट में ही यहाँ पहुँच गया होगा, ठीक है, यानी कि 24 मिनट में रवि जो होगा वो 12 चक्कर लगा चुका होगा, ठीक है। लेकिन सोनिया जो होगी अभी भी मैदान के किसी हिस्से पर होगी, क्योंकि इसको 18 चक्कर लगाना है। फिर जब तक सोनिया और अगला चक्कर लगाएगी, ठीक है, जब तक सोनिया, क्योंकि देखो 18 मिनट में एक चक्कर, तो 36 मिनट में 2 चक्कर, अब ये जो रवि था वो 12 मिनट में एक चक्कर, तो 24 मिनट में 2 चक्कर, तो 36 मिनट में 3 चक्कर। यानी कि ध्यान समझो, ऐसे ही समझ लो, ठीक है, 18 मिनट में सोनिया एक चक्कर, तो 36 मिनट में दूसरा चक्कर, यानी सोनिया जो होगी वो दूसरे चक्कर के बाद, दूसरा चक्कर जब अपना कंप्लीट की होगी तब इस पॉइंट पर वापस आई होगी, और रवि जो होगा वो 12 कम 12 बाद 24 12 36, यानी जब तीसरा चक्कर अपना लगाया होगा तब ये इस पॉइंट पर होगा, यानी 36 मिनट बाद, ठीक है, 18 रेस शुरू होने के 36 मिनट बाद ही दोनों प्रारंभिक पॉइंट पर मिलेंगे। क्योंकि 18 चक्कर, ये 12 मिनट में एक चक्कर फटाक से लगा दिया, तब तक सोनिया पीछे ही थी, फिर ये जो रवि था प्रारंभिक पॉइंट से आगे बढ़ गया होगा, तब सोनिया कहीं आई होगी, फिर ये एक चक्कर लगा चुका होगा, ठीक है, तब तक सोनिया मैदान में कहीं यहाँ पर होगी, ठीक है। फिर जब रवि तीसरा चक्कर लगा के प्रारंभिक पॉइंट पर पहुँचेगा, तब सोनिया अपना दूसरा चक्कर कंप्लीट करके प्रारंभिक पॉइंट पर पहुँचेगी, और रवि सोनिया जो है वो अपना पहला चक्कर 18 मिनट में लगाती है, तो दूसरा चक्कर 36 मिनट में, और ये तीसरा चक्कर 36 मिनट में, यानी कि 36 मिनट बाद जो होगी दोनों प्रारंभिक पॉइंट पर मिलेगी, ठीक है। इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, 36 और 18 का एलसीएम निकाल लेते हैं। यहाँ पर लिख देंगे हल, ठीक है, सोनिया द्वारा लिया गया समय, ठीक है, ये तो था समझाने के लिए। बाकी अगर आपको सवाल बनाना होगा, लिखना होगा, तो ऐसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे सोनिया द्वारा लिया गया समय, तो सोनिया द्वारा लिया गया समय 18 मिनट है, ठीक है। फिर लिखेंगे रवि द्वारा लिया गया समय, तो रवि द्वारा लिया गया समय आपका 12 मिनट है, ठीक है। पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे, तो पुनः, ठीक है, प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय, ठीक है, स्थान पर मिलने का समय, ठीक है। तो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने का जो समय होगा वो एलसीएम ऑफ, ठीक है, 12,18 होगा, और एलसीएम ऑफ 12,18 कितना होता है, 36 मिनट, ठीक है। तो लास्ट में लिख देना कि आता 36 मिनट बाद, ठीक है, 36 मिनट बाद, ठीक है, दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ मिलेंगे, ठीक है। इस तरीके से बबुआ आपका प्रश्न संख्या 7 के साथ प्रश्नावली 1.2 कंप्लीट हो गया। अगली वीडियो में अगले दिन हम प्रश्नावली 1.3 के साथ इस चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू करते रहिए। थैंक यू सो मच।